हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। मेरा नाम है ब्रज किशोर। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस के बारे में। और किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाना चाहिए इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं सिलेबस से। बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है सिलेबस, चलिए बात करते हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दैट इज फॉर ईसी, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। 3 स्ट्रीम्स में कॉमन है ये। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है, आईएन के लिए भी है और इलेक्ट्रिकल के लिए भी है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थोड़ा सा इसका वेटेज ज़्यादा है और क्वेश्चन का जो डिफिकल्टी लेवल है वो भी थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं टॉपिक वाइज, तो टॉपिक वाइज इलेक्ट्रिकल में कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कुछ टॉपिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसकी भी हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे यहाँ पर सिलेबस के साथ। तो वेरी फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर की अगर मैं बात करूं, फंडामेंटल्स ऑफ डायोड, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो फंडामेंटल ऑफ डायोड में हम लोग सिर्फ इसके जो बहुत ज़्यादा इंटरनल जो फिजिक्स है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। विल सिंपली टॉक अबाउट डायोड करंट, डायोड वोल्टेज, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह का है, किस तरह के अप्लाइड वोल्टेज पर ये किस तरह से बिहेव करता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हाई फ्रीक्वेंसी मॉडल क्या है इसका, लो फ्रीक्वेंसी मॉडल क्या है, ये होगा आपका फंडामेंटल्स ऑफ डायोड। जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो ईडीसी में काफ़ी कुछ इसके बारे में फिजिक्स, सेमीकंडक्टर फिजिक्स वगैरह सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर विल टॉक मेनली अबाउट द एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डायोड में आपके 2 तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। एक हो गया सिंपल, आपको एक सर्किट बना के दे दिया जाएगा, उसमें रजिस्टर वगैरह कनेक्टेड होंगे, एक सर्किट होगा, उसमें डायोड को यूज़ किया गया होगा, वहाँ पर आपसे करंट वोल्टेज पूछ लेते हैं वो। दूसरा, इसके जो पर्टिकुलर एप्लीकेशंस हैं, लाइक इसे रेक्टिफायर में यूज़ करते हैं, रेगुलेटर में यूज़ करते हैं, क्लिपर्स में, क्लैंपर्स में, वोल्टेज मल्टीप्लायर्स में, तो उन पर बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पर फ्रेम हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायोड। तो हमें एप्लीकेशन ऑफ डायोड अच्छी तरह से समझ में आए उतना हम लोग बात करेंगे किसकी, फंडामेंटल्स ऑफ डायोड के बारे में। चलिए अब बात करते हैं बीजेटी की। तो बीजेटी में भी इसकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे। विल मेनली टॉक अबाउट द करंट, किस तरह से इसमें फ्लो होता है, इसकी जो 2 जंक्शंस हैं जेई जेसी, ये किस तरह से ऑपरेट करते हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये सब टॉपिक ईडीसी में पढ़ लेते हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन के हैं उनके में ईडीसी है नहीं गेट सिलेबस में। तो मैं इस तरह से यहाँ पर डिस्कस करूंगा कि आपको ईडीसी की कोई नीड इसमें नहीं आनी चाहिए, यानी कि टू अंडरस्टैंड द एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप इसको शुरुआत से ही पढ़ सकते हैं बिना ईडीसी को पढ़े हुए। हम लोग इस तरह से इसको डिस्कस करेंगे। तो विल मेनली टॉक अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट डेफिनेटली, बट जितना भी बेसिक किसी पर्टिकुलर डिवाइस की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी हमें एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एप्लीकेशन को सही से समझने के लिए, उतना मैं डिस्कशन यहाँ पे करूंगा। तो बीजेटी यहाँ पर जो 3rd चैप्टर मैंने मेंशन किया है, तो इसमें हम लोग जो करंट फ्लो किस तरह से होता है बीजेटी में, पर्टिकुलर रीजन में किस तरह से बीजेटी ऑपरेट करता है, किस तरह से इसके रीजन ऑफ ऑपरेशन स्विच करते हैं, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। 2 जंक्शंस कब रिवर्स बायस, कब फॉरवर्ड बायस हो सकते हैं और किस तरह से वो स्विच होते हैं। इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बीजेटी बाइसिंग, जो कि आपके एनालॉग के सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है वर्ड बीजेटी बाइसिंग। तो बाइसिंग समझ में आए उसके लिए जरूरी है कि बीजेटी को हम थोड़ा सा जान लें। क्लियर है? चलिए तो अब बात करेंगे बीजेटी बाइसिंग में। हम बोलते हैं प्रॉपर वोल्टेज करंट प्रोवाइड करें जिससे कि ये एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किया जा सके, एक्टिव रीजन में बेसिकली कैसे उसे लाया जाए। तो इसकी पूरी जद्दोजहद जो है वो है बीजेटी बाइसिंग। तो जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा बीजेटी बाइसिंग। बीजेटी एम्पलीफायर जो कि इसका एप्लीकेशन है, एम्पलीफायर की तरह किस तरह से उसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर एंड करंट मिरर को यूज करके किस तरह से एम्पलीफायर बनाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे इन द चैप्टर 5th बीजेटी एम्पलीफायर। बीजेटी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, यानी कि जैसे आप लो फ्रीक्वेंसी पर अगर बीजेटी को ऑपरेट करते हैं तो किस तरह से बिहेव करेगा, इसका वोल्टेज गेन किस तरह से ऑब्टेन होगा। और जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पर बीजेटी को ऑपरेट करते हैं तो किस तरह से ये बिहेव करेगा, इसका गेन वगैरह किस तरह से ऑब्टेन होगा, ये डिस्कस करेंगे हम बीजेटी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंडर। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक आपका मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, यानी कि 2 और मोर देन 2 बीजेटीज को यूज करके बेसिकली जो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर होता है वो सिर्फ मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि
अब जब जैसे हमने यहाँ पे बीजेटी एम्पलीफायर पढ़ा तो इसमें हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर की बात करेंगे, यानी कि इसमें एक ही बीजेटी होगा और उस पर इनपुट अप्लाई किया जाएगा, आउटपुट ऑब्टेन होगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो सिंगल स्टेज एम्पलीफायर प्रैक्टिकल सर्किट इंप्लीमेंटेशन में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। हमेशा कौन सा इस्तेमाल होता है? मल्टी स्टेज एम्पलीफायर, जिसमें बहुत सारे बीजेटीज को कनेक्ट किया जाता है। तो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं जो अफेक्ट होते हैं जब हम मल्टी स्टेजिंग करते हैं बीजेटी की, क्लियर है? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्पेशल वहां पर डार्लिंगटन एम्पलीफायर हो गया या कैस्केड एम्पलीफायर हो गया, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जान लेंगे। हालांकि सिंगल स्टेज एम्पलीफायर से क्वेश्चन हमारे सिलेबस में फ्रेम होने के चांसेस होते हैं जहां तक, चाहे ईसी की बात करूं मैं, इलेक्ट्रिकल की या इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें। ओके, तो मल्टी स्टेज का जस्ट जो बेसिक फंडामेंटल है वही हमें समझना है, बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर जो कि बेसिक एम्पलीफायर को जब हम एक फीडबैक पाथ के थ्रू कनेक्ट करके इस्तेमाल करते हैं तो अब हम उसे बोलते हैं फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर के क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके बारे में हम बात करेंगे वहां पर। ओके, क्या क्या फायदे हमें होते हैं जब हम फीडबैक को इंट्रोड्यूस करते हैं इन द बेसिक एम्पलीफायर स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड फीडबैक एम्पलीफायर टॉपिक। ओके, फिर बात करेंगे डिफरेंशियल एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का यूटिलाइजेशन ओपैम्प को बनाने के लिए भी किया जाता है और बीजेटी को यूज करके भी हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर को डिजाइन करते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर जैसा कि इसका नाम है, ये डिफरेंस ऑफ इनपुट को क्या करता है? एम्पलीफाई करता है। तो इसके बारे में हम लोग वहां पर डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, दैट इज ओपैम्प, मोर कॉमनली नोन एज ओपैम्प। इसके भी बेसिक करंट, वोल्टेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, किस तरह से ये अप्लाइड इनपुट में आउटपुट को ऑब्टेन करता है, कभी ये लीनियर रीजन में होता है, कभी ये सैचुरेशन रीजन में होता है, इनकी जो फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं उनकी हम लोग बात करेंगे चैप्टर 10 के अंदर। आफ्टर दैट, जैसा कि सिलेबस में मेंशन किया गया है, हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प की। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस फ्रेम होने की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होंगे कहां से? एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प से। लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर मालूम तो हो क्या है, तभी हम उसके एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉसफेट के बारे में, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट। तो मॉसफेट में हम लोग बात करेंगे बाइसिंग एम्पलीफायर, किस तरह से इससे डिजाइन किया जाता है। पहले तो बेसिक स्ट्रक्चर, नॉट इन द सेंस ऑफ फिजिक्स, बहुत ज्यादा डीप इसकी फिजिक्स स्टडी नहीं करेंगे, सुपरफिशियली हम लोग समझेंगे वोल्टेज, करंट एंड ऑल। और उसके बाद हम एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे, बाइसिंग करेंगे जिससे कि उसे एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल किया जा सके, एंड देन वी विल डिस्कस द एम्पलीफायर ऑल्सो। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडेड ऑन सिलेबस, CMOS इन्वर्टर, जो कि NMOS और PMOS को यूज करके, यानी कि N टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज करके एंड P टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाया जाता है CMOS, एक कॉमन IC पर। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन वहां पर कर लेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक इज ऑसिलेटर्स। सो दिस इज द सिलेबस ऑफ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इन गेट EC, गेट IN एंड गेट इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले, अब मैं इसमें बात कर लेता हूं, पहले हमने सिलेबस देख लिया, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉपिक ब्रांच वाइज ज्यादा चांसेस है पूछे जाने के। सबसे पहला टॉपिक हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ डायोड एंड फंडामेंटल ऑफ डायोड। यहां से आपका एक क्वेश्चन फॉर्म होने के चांसेस होते हैं, वन क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है टू अंडरस्टैंड द सेकंड चैप्टर, बट वन क्वेश्चन इन ऑल 3 ब्रांचेस फ्रेम हो सकते हैं, EC, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों में एक क्वेश्चन यहां पर एक ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, बीजेटी बाइसिंग, बीजेटी एम्पलीफायर और बीजेटी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। हालांकि अगर मैं इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की बात करूं तो वहां पर बीजेटी और मॉसफेट वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन बाइसिंग वर्ड यूज किया है, एम्पलीफायर वर्ड यूज किया है। तो ऑब्वियसली जब हम बाइसिंग कर रहे हैं, एम्पलीफिकेशन कर रहे हैं, तो हमें डेफिनेटली बीजेटी और मॉसफेट को पढ़ना पड़ेगा। तो जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ें और सीधा वो बाइसिंग और एम्पलीफायर की जो सर्किट्स हैं, बेसिक सर्किट्स हैं, उनके बारे में जान लें। बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चंस फ्रेम होने के चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में, पर्टिकुलरली इन द सेक्शन ऑफ बीजेटी। ओके, तो बीजेटी एम्पलीफायर यहां से एक क्वेश्चन समटाइम फ्रेम होता है, बहुत फ्रीक्वेंट नहीं है कि हर साल ही क्वेश्चन आ रहा हो, लेकिन समटाइम क्वेश्चन फ्रेम, यानी कि आप बोल सकते हैं 3 साल में 2 बार क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हो जाता है इन द बीजेटी सर्किट्स। अब बीजेटी में से उनको मन करता है तो बाइसिंग पूछ लेते हैं, या फिर रीजन ऑफ ऑपरेशन पूछ लेते हैं, किस रीजन में ट्रांजिस्टर का सर्किट काम कर रहा है, या फिर कई बार क्वेश्चन बना देते हैं वो एम्पलीफायर पर।
ओके, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और आईएन में उतनी ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बहुत कोई हैवी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी, लेकिन वहां पर क्वेश्चन वो एक दो बार उन्होंने फ्रेम किए हैं। बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक नहीं है ये, बट समटाइम दे हैव फॉर्म्ड द क्वेश्चन ऑन दिस। फीडबैक एम्पलीफायर पर सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो इसकी समरी पर फोकस करें, चाहे वो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स हों। इवन इलेक्ट्रिकल में भी इस पे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ईसी में भी और आईएन में भी, तीनों ब्रांचेस में, लेकिन समरी पर फोकस करना। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, उन पर आप समरी पर सीधा क्वेश्चन फ्रेम होता है, डायरेक्टली 1 मार्क क्वेश्चन जनरली। तो 1 मार्क क्वेश्चन यहां पर फ्रेम होने के चांसेस होते हैं ऑन दिस टॉपिक, फीडबैक एम्पलीफायर। डिफरेंशियल एम्पलीफायर पर एक आध बार इलेक्ट्रॉनिक्स में क्वेश्चन फ्रेम कर दिए गए हैं। बात करते हैं ओपैम्प की, एप्लीकेशन ऑफ ओपैम्प, ये दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो यहां से आपको मिल जाएंगे कम से कम 2-3 क्वेश्चन, 2 और 3 क्वेश्चन, और ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ जनरली 2 मार्क्स, यानी कि 5 से 6 नंबर इन ऑल 3 ब्रांचेस। स्पेशली इंस्ट्रूमेंटेशन में तो उनका हमेशा फोकस रहता है कि वो ओपैम्प से क्वेश्चन फ्रेम करें ही, लेकिन आप इलेक्ट्रिकल की बात करें या आप ईसी की बात करें तो तीनों स्ट्रीम्स में 2 और 3 क्वेश्चंस इस सेक्शन से फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको क्वेश्चन मिलना ही है ओपैम्प का, ये तो फिक्स है। अब वो 2 मिलने हैं, 3 मिलने हैं, 4 मिलने हैं, यानी कि ये जनरली 3 और 4 मार्क्स से स्टार्ट होकर 7 to 8 मार्क्स तक कवर करता है आपके एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब बात करते हैं मॉसफेट की। तो मॉसफेट इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ओके, सो इलेक्ट्रॉनिक्स में ईसी में यहां से 1 क्वेश्चन और सम टाइम 2 क्वेश्चन। अब एक्सेप्शनली एक आध साथ ईयर में देखें आप 2019 के गेट में तो 3-4 क्वेश्चन भी वहां पर उन्होंने फ्रेम किए, लेकिन जनरली 1 और 2 क्वेश्चन यहां से फॉर्म करते हैं फॉर ईसी। दूसरे नंबर पर आती है यहां पर इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंटेशन वालों से भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तीसरे नंबर पर आती है इलेक्ट्रिकल वालों से क्वेश्चन जब पूछते हैं तो बहुत बेसिक क्वेश्चन यहां से फ्रेम किए जाते हैं, वेरी वेरी बेसिक, यानी कि आपको कौन सी रीजन ऑफ ऑपरेशन में ये काम कर रहा है। ओके, ट्रायोड रीजन में है, सैचुरेशन रीजन में है, या एम्पलीफायर का बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर आपको दे दिया गया, आपसे पूछ लिया कि गेन क्या ऑब्टेन हो रहा है। ओके, तो ये ईसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, मॉसफेट वाला जो सेक्शन है। दूसरे नंबर पर आईएन के लिए थोड़ा सा लिटिल बिट लेस बट इंपॉर्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ओके, एज कंपेयर ओपैम्प। बाकी सीमॉस इन्वर्टर दैट इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली, एक आध बार क्वेश्चन इसके आईएन में भी आए हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वाले अवॉइड कर सकते हैं, आईएन वाले इसको पढ़ सकते हैं। फॉर देम इट इज मॉडरेटली इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी मच बट मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। एंड ऑसिलेटर्स, इसकी भी वंस अगेन समरी आप पढ़ लें, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली आज टॉपिक्स में से ये नहीं है। तीनों स्ट्रीम्स में है ये, ईसी में भी है, आईएन में भी है और इलेक्ट्रिकल में भी है, लेकिन इसकी बस समरी आप पढ़ लें, बहुत ज़्यादा डिटेल डेरिवेशन एंड ऑल इसमें बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। Okay, so from the very first lecture we will start the fundamentals of diode. Okay, तो हाँ, उससे पहले एक चीज और इसमें मिस हो रही है, सिलेबस में आपके पास मार्क्स वेटेज की है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये अबाउट 8 to 12 मार्क्स तक कवर कर लेता है जनरली, और दिस इज वेरी क्लोज टू आईएन ऑल्सो। आईएन में भी लगभग इतना ही कवर करता है। इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिलके अबाउट 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो कई बार वो डिजिटल को थोड़ा सा ज्यादा पूछ लेते हैं तो एनालॉग को कम कर देते हैं, एनालॉग को थोड़ा ज्यादा पूछ लेते हैं तो डिजिटल को कम कर देते हैं। तो अबाउट आप बोल सकते हैं इन इलेक्ट्रिकल गेट पेपर 4 to 6 मार्क्स जनरली, ये इसका अबाउट टू वेटेज है। ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है गेट पेपर में कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आएगा, ये सिर्फ ऐतिहासिक विश्लेषण है जिसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है उनके बेसिस पर ये कंक्लूड किया गया कि जनरली इतने नंबर में ये पूछते हैं। अब उनको पूछना हो तो 15 नंबर में पूछना तो कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, और वो नहीं भी पूछें तब भी आप कोई ऑब्जेक्शन इस पर नहीं कर सकते, बिकॉज कुछ भी फिक्स इसमें टेक्निकल सेक्शन में नहीं किया गया है। ओके, तो ये सिलेबस की बात हो गई। So from the very first class onwards, we'll continue our discussion with fundamentals of diode. तो briefly मैं बात करूंगा सेमीकंडक्टर्स के बारे में, फिर डायरेक्टली हम स्विच करेंगे डायोड पर, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, बाइसिंग कैसे उसकी की जाती है। देन वी विल टॉक अबाउट कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं डायोड की, टेम्परेचर से किस तरह से अफेक्ट होता है। ओके, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इंटरनल कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत ब्रीफ में मैं बात करूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, सो डोंट वरी। ओके,
एक समरी टाइप में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और किस तरह से डायोड के डिफरेंट एप्लीकेशंस होते हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे सेकेंड चैप्टर में। सो इसमें इतना हमने एनालिसिस किया। ओके, सो द नेक्स्ट क्लास, द वेरी फर्स्ट लेक्चर दैट विल स्टार्ट द फंडामेंटल्स ऑफ डायोड्स। थैंक यू।